बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 28 अगस्त है और दिन है हफ्ते का, लेकिन 26 अगस्त जिस दिन फैसला आया था 5 रुकनी बेंच का, उस फैसले के आने से पहले जो दलाइल दिए थे, उस दिन का जो आगाज़ किया था वो खुशदिल खान साहब ने किया था। पाकिस्तान बार कौंसल के जो वाइस चेयरमैन हैं, उन्होंने उनके दलाइल को मैं तो अब रिपोर्ट कर रहा हूँ, चलें 2 दिन की ताख़ीर से सही, लेकिन रिपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन उन लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया जिन्होंने 25 अगस्त को ये कहा था कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब जो हैं 25 अगस्त को उनसे दलाइल नहीं दिए जा रहे थे, वो बड़े परेशान थे, वो बड़े नर्वस थे, उनका रंग उड़ा हुआ था और बड़े रिपोर्ट करते हुए जोश में थे, जज्बे में थे और बड़ी उनको एक्सपेक्टेशंस थी कि अगले दिन जब पाकिस्तान बार कौंसल के वाइस चेयरमैन आएंगे तो ऐसे दलाइल देंगे कि केस को तहस नहस कर देंगे और काजी फाइज ईसा साहब के लिए गए सोमोटो का ऐसा दिफा करेंगे कि जजेस लाजवाब हो जाएंगे और जजेस के पास फुल कोर्ट बनाने के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं होगा। इन दलाइल को बिल्कुल रिपोर्ट नहीं किया गया। अब पूछें उन लोगों से जो खैर उन बेचारों के अरमान खाक में मिल गए, वो तो ये सोच रहे थे कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान कल ये केस जो है वो हार जाएंगे और उनको शिकस्त होगी इस केस में। वैसे होती रहती है, एक ज़ाहिर है एक वकील जीतता है दूसरा हारता है, कोई ऐसी बात नहीं होती। लेकिन बात वही हो जाती है कि एक होता है कि आप रिपोर्ट कर रहे होते हैं किसी चीज़ को, आप बता रहे होते हैं इधर की हो उधर की हो, आप उसको रिपोर्ट करते हैं। लेकिन एक होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा एक इतनी वो करके, और हाँ आप एनालिसिस में आप बता सकते हैं कि आप किसको ठीक समझते हैं, गलत समझते हैं, आप कौन से पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करते हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि आप अटॉर्नी जनरल के दलाइल को रिपोर्ट करने की बजाय बेहतर अंदाज से आप ये अपने देखने वालों को बता रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल तो बड़ा परेशान था, उससे तो बात ही नहीं हो रही थी। तो अगले दिन आप बड़े खुश होकर आए, लेकिन फिर आपके साथ क्या हुआ कि जब ये दलाइल 18 मिनट के दलाइल हुए तो 18वें और 19वें मिनट के दौरान जब बिल्कुल जजेस के चेहरों पे देखा कि उन्होंने किताबें भी बंद कर दी हैं कि यार कब ये अब जो कायद हैं 2 लाख वकला के, ये कब अपने दलाइल ख़त्म करेंगे, क्योंकि उनसे के पास कोई पॉइंट नहीं था। तो फिर वो 2 सहाफ़ी जो सबसे ज़्यादा जो है वो एक दिन पहले बड़े जज्बे में, जोश और उनके जज्बात जो हैं वो क्या कहें, मैं क्या अल्फाज कहूँ, तो वो बेचारे दोनों जो है वो अश्कबार नज़र आए। जनाब ये वाइस चेयरमैन खुशदिल खान साहब जो हैं उन्होंने आए 26 अगस्त को जब आगाज़ हुआ समात का, और जो इनके दलाइल थे वो अगर मैं आपको ये बता दूं 39 मिनट के इनके दलाइल थे। और इससे पहले जो मैंने हामिद मीर साहब के भाई आमिर मीर साहब के वकील साहब के दलाइल बताए वो 31 मिनट के दलाइल थे, जो पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। खुशदिल खान साहब ने आके ऑर्डर जब आए तो उनको कहा उमरता बंदियाल साहब ने कि जी आप पहले ऑर्डर पढ़ें। उन्होंने ऑर्डर पढ़ा। उसके बाद उमरता बंदियाल साहब ने कहा, क्योंकि खुशदिल खान साहब भी जो है वो मेरिट्स के ऊपर बात करना चाह रहे थे, तो उनके सहाफ़ियों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी ज़्यादती हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। उमरता बंदियाल साहब ने कहा कि हम इस ऑर्डर के कंटेंट पर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ प्रोसेस पे बात करेंगे, सहाफ़ियों के साथ ज़्यादती की शिकायत पर किसी को इतराज़ नहीं है। और फिर दोबारा खुशदिल खान साहब ने कहा कि मैं ऑर्डर इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि ये मुफाद आमा का मामला है या नहीं है। फिर उस पर कहा जो उमरता बंदियाल साहब, उन्होंने कहा ये जुडिशल ऑर्डर है, हम इस पे इस ऑर्डर में क्या है इस पे नहीं हम जा रहे। अभी हम ये कह रहे हैं कि ये जिस तरह से इन प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट किया गया, अभी हमारे सामने सिर्फ ये पॉइंट है, हमने इसको देखना है। फिर उसके बाद ये हुआ कि जनाब शुरू में ही लड़खड़ा गए जो 2 लाख वकला के कायद थे। और मैं इसलिए कहता हूँ कि अब मैं देख रहा था सलाहुद्दीन साहब जो हैं, जो कि बड़े अच्छे वकील हैं और इस वक्त बार जितनी भी हैं जो वकला की तंजीमें उसमें सबसे एक्टिव हैं उनको इकट्ठा करने में और एक एहतजाजी तहरीक का मोमेंटम बनाने में सलाहुद्दीन साहब। और वो ट्विटर के ऊपर फैसल चौधरी साहब के साथ जो है वो बात कर रहे थे, ट्विटर के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। और फैसल चौधरी साहब जो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं और बड़े ज़बरदस्त वकील हैं, फैसल चौधरी साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। तो सलाहुद्दीन साहब ट्विटर की बजाय अगर कोर्ट रूम में आ जाते तो मुझे ये पता है, हमने सुना है सलाहुद्दीन साहब को, सलाहुद्दीन साहब बड़े ज़बरदस्त वकील हैं, लायक वकील हैं, मज़ा आता कम अज़ कम वो जो दलाइल देते। और मैं बड़े बड़े कुछ वकला के नाम भी बता चुका हूँ कि अगर वो होते तो भी मज़ा आता कम अज़ कम। लेकिन अगर वकला को मेरी बात पे यकीन नहीं है तो किसी तरह से कोई ट्रांसक्रिप्ट निकलवा लें, मिल जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसक्रिप्ट निकलवा लें। कोई अगर इसकी कोई पे रिकॉर्डिंग मौजूद है तो किसी दरख्वास्त दे के उन्हें कहें जी हमें रिकॉर्डिंग सुनवा दें, तो आपको पता चलेगा कि 2 लाख वकला के कायद ने जिस तरह से वहाँ पे दलाइल दिए। तो मुझे फिर जो उनके हामी हैं सहाफ़ी, उनमें से किसी ने जो बात की, चलें वो आगे चल के करेंगे। तो जनाब उसके बाद
उन्होंने कहा जी रजिस्ट्रार का नोट मैं पढ़ना चाहता हूं, तो उमर बंदयाल साहब ने कहा कि ये रजिस्ट्रार का नोट नहीं है, ये गलतफहमी है कि रजिस्ट्रार का नोट है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी ये इसके पहले 13 पैराग्राफ जो हैं वो नहीं है, आखिरी 3 पैराग्राफ हैं। ये काजी फैसल साहब ने अपनी उस लेटर में लिखा था कि पेपर बुक में जो रजिस्ट्रार हैं जवाद पाल साहब, उनके जो नोट था उसके आखिरी 3 पैराग्राफ जो है वो पेपर बुक में शामिल हैं, पहले 13 पैराग्राफ नहीं है। तो इस पे उमर बंदयाल साहब ने कहा कि आप आखिरी 3 पैराग्राफ पढ़ें, अगर आपको समझ आ जाए तो ठीक है, अगर नहीं आएगी तो वो जो बाकी पॉइंट्स हैं वो हमारे ऑर्डर में हमने रिप्रोड्यूस कर दिए हुए हैं। फिर इजाजुल हसन साहब ने कहा कि 4 चीजें हैं। 184(3) के पैरामीटर्स क्या हैं, कौन इन्वोक कर सकता है, प्रोसेस क्या होगा इस जुरिसडिक्शन को इन्वोक करने का, और बेंच कौन बनाएगा। आपने इन सवालात का जवाब देना है। उसके बाद उन्होंने कहा, फिर जो खुशदिल खान साहब हैं उन्होंने एक ऑर्डर का हवाला दिया, जो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया जो 184(3) के हवाले से था। तो जब उन्होंने वो लंबा चौड़ा वो फैसला पढ़ लिया तो जजेस ने कहा कि इसमें वो पॉइंट एड्रेस नहीं हुआ जिस पॉइंट पे आज हम बैठे हैं, जो बात कर रहे हैं, ये तो कुछ और चीज़ें हैं, इस पे तो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे। फिर उसके बाद दोबारा उमर बंदयाल साहब ने कहा कि सवाल यह है कि आया ये दरख्वास्त अदालत में रिसीव की जा सकती थी या नहीं, और क्या कोई बेंच ये कह सकता है कि ये केस हमारे सामने लगाया जाए, हम सुनेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि जब मैंने कल तनकीद परसों की थी तो मुझे किसी ने कहा कि यार वकील जितना भी तगड़ा आ जाता है, जब केस ही कमज़ोर है, जब बुनियाद ही कमज़ोर है, जब काजी फाइज ईसा साहब का ये इकदाम ही गलत था, इस तरह से सहाफ़ियों की दरख्वास्त को लेना, और सहाफ़ियों ने भी गलत किया काजी फाइज साहब के साथ, इस तरह से जाकर उनकी अदालत में दरख्वास्त दी, उन्होंने इस दरख्वास्त को मंजूर किया, ऑर्डर दिया, तो सहाफ़ियों ने भी उनके साथ ज़्यादती की और उन्होंने खुद भी अपने साथ ज़्यादती की, ना सिर्फ अपने साथ ज़्यादती की बल्कि अपने हामियों के साथ भी ज़्यादती की, क्योंकि वो भी अब इनको डिफेंड नहीं कर पा रहे। फिर उमर बंदयाल साहब ने कहा, मोहतरम देखें, एक निज़ाम होता है, उसके मुताबिक अदालत चलती है, और हम जुडिशल ऑर्डर्स पर, जुडिशल पावर्स पर एतराज़ नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इसको जिस तरह से इन्वोक किया गया है वो ठीक है या गलत है। आप उन 3 पॉइंट्स पर तशरीफ़ लाइए जो असल सवाल हैं। खुशदिल खान साहब ने फिर कहा कि बाज़ जज साहबान ने अखबार पढ़कर नोटिस लिए, वो भगवान दास साहब के उस नोटिस सोमोटो का जिक्र कर रहे थे जिसका हवाला खुद अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान दे चुके थे, और मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जवेद खान साहब ने जिन फैसलों का हवाला दिया उनके अलावा एक केस का भी, एक फैसले का भी हवाला नहीं दे सके, चाहे वो जहांगीर जदून साहब हों, चाहे वो खुशदिल खान साहब हों, चाहे वो जो है वो लतीफ़ अफरीदी साहब हों, उन्हीं फैसलों पे बार बार आते रहे। वो तो ऑलरेडी वो अच्छे तरीके से जजेस के सामने रख चुके थे। इजाजुल हसन साहब ने कहा कि देखें, उन्होंने ना जब ये भगवान दास साहब वाले का हवाला दिया तो इजाजुल हसन साहब ने कहा कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को उन्होंने नोट लिख के भेजा था, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने फिर 184(3) को इन्वोक किया। फिर इजाजुल हसन साहब ने कहा कि दरख्वास्त तो कोई भी दे सकता है, ये बताएं कि आगे उसको आगे कैसे चलाया जाएगा। जज को खत भी मिल सकता है, जज को तार भी मिल सकता है, जज को अखबार में भी जज पढ़ सकता है, जज कह सकता है मैंने ये चीज़ देखी है, मैंने ये पढ़ी है, लेकिन जज क्या करेगा, बेंच क्या करेगा, खुद से नोटिस ले लेगा, चीफ जस्टिस को भेजेगा, क्योंकि उस वक्त फैसला ज़ाहिर नहीं आया तो ये बहस ही हो रही थी। तो उसके बाद जनाब खुशदिल खान साहब कहते थे कि क्योंकि आप नोटिस ले लिया, काजी साहब ने ऑर्डर पास कर दिया है, तो अब इसको किसी और बेंच को नहीं देखना चाहिए, सहाफ़ियों के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। यहाँ पे वैसे तो झूठ बोलने पर सज़ा दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में सच बोलने पर सज़ा दी जा रही है। इजाज़ुल हसन साहब ने कहा कि हम मफाद आमा के सवाल पर जा ही नहीं रहे, हम तो ये इस चीज़ पे जा ही नहीं रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर सहाफ़ियों के साथ ज़्यादती हो रही है तो हम उस मामले को देखेंगे। लेकिन बात यह है कि हम कोर्ट ऑफ लॉ हैं, और जो 184(3) का प्रोसेस होता है उसका मकसद फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसको इंश्योर करना होता है, ना कि क्योस क्रिएट करना होता है। तो उसके बाद काजी मोहम्मद अमीन साहब ने भी सवाल किया। उसके बाद काजी मोहम्मद अमीन साहब ने भी कहा कि ये बताएं कि क्या दरख्वास्त गुजारों को ये इजाज़त दी जा सकती है कि वो अपनी मर्जी के बेंच के सामने केस लगवाएं। तो किस तरह से फिर ये सिस्टम चलेगा कि फिर जो कोई कहेगा मैंने इस जज के सामने केस लगवाना है, कोई कहेगा मैंने इस जज के सामने लगवाना है, तो आप प्रोसेस बताएं। उसके बाद फिर उन्होंने एक केस का हवाला दिया, वो भी गैर मुतलका था, और मैं बार बार कह रहा हूं कि ट्रांसक्रिप्ट मंगवा लें, ट्रांसक्रिप्ट से आप देख लें कि किस तरह से ये चीज़ें हुई।
और फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी देखें, जो वकला की क़यादत होती है या सहाफ़ियों की क़यादत होती है या इस तरह की कोई ट्रेड यूनियंस की क़यादत होती है, वो हमेशा जो लीडरशिप होती है उसको इतना ज़्यादा जो क़यादत कर रहा होता है उसको इतनी चीज़ों का वो वकला में भी इस तरह से वो प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं होते, क्योंकि वो सियासत कर रहे होते हैं बार्स की। तो भाई ठीक है, बार की सियासत कर रहे हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं है, तो फिर आप यहाँ पे किसी लायक वकील को अपने को वहाँ पे खड़ा करते। आप अपने वकीलों पे इल्ज़ाम नहीं दे रहे कि उनकी नालायकी थी, वो प्रॉपर असिस्ट नहीं कर सके, वो दलाइल नहीं दे सके, और आप इल्ज़ाम जो है फिर उन 5 जजेस को देते हैं। मुनीब अख्तर साहब ने सवाल किया, रूल्स बताए, और फिर उन्होंने कहा कि अगर ये सीपी थी तो ये फाइल करनी चाहिए थी ऑफिस में, सो मोटो है तो फिर आप बताएं सो मोटो को कैसे इनिशिएट किया जाना चाहिए था। फिर इजाजुल हसन साहब ने दोबारा जो है वो सवाल किया। अच्छा, अब क्योंकि वो लड़खड़ा गए थे, उनकी तैयारी उस तरह से नहीं थी, सवालों का जवाब नहीं था, उन्होंने कहा जी मुझे आपने अटॉर्नी जनरल को इतना टाइम दिया है, मुझे भी टाइम दें, मुझे सुने, और मैं जिस तरह से तैयारी करके आया हूँ मुझे उस तरह से बात करने दें। इस पर काजी मोहम्मद अमीन साहब ने कहा कि हम आपको 2 दिन भी सुनने को तैयार हैं, लेकिन आप मुतलका सवालात पर आएँ, आप दलाइल प्रॉपर दें, जो बात करने वाली है वो करें, आप 2 दिन दलाइल दें, हम 2 दिन आपको सुनने को तैयार हैं, हमें कोई मसला नहीं है। उसके बाद जनाब ये उस वक्त उन्होंने कहा जब 29 मिनट गुजर चुके थे, और फिर इजाजुल हसन साहब ने कहा कि हमने तो आपको सुनना था तो ही आपको बुलाया, हम तो आपका नुक्ता नज़र सुनना चाहते हैं, और अच्छा चलें आप बात करें। यानी उनका यह था कि हम आप सवाल नहीं करेंगे, आपने जो है वो बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। और फिर उमर बंदयाल साहब ने एक और केस का उन्होंने हवाला दिया, उस पर भी उमर बंदयाल साहब ने कहा कि ये रेलिवेंट नहीं है यहाँ पे। तो उसके बाद उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट रूल्स का हवाला दिया, रूल 6 का हवाला दिया। तो काजी मोहम्मद अमीन साहब ने कहा कि आप जिस रूल का हवाला दे रहे हैं उससे पहले आप रूल 2 पढ़ें, तो उसमें सारा कुछ वाज़ेह है कि किस तरह से आएगा, किस तरह से मामला जो है वो दरख्वास्त कहाँ दी जाएगी, कैसे प्रोसेस होगी, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। यानी वो भी पॉइंट वो इस्टेब्लिश नहीं कर सके, कोई एक भी पॉइंट खुशदिल खान साहब इस्टेब्लिश नहीं कर सके। यही वजह है कि काजी फैसल साहब के जो हामी सहाफ़ी जिन्होंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर हाइप क्रिएट की थी, और वो सहाफ़ी जो दरख्वास्त गुजार बन के गए थे, उनके आप वीडियोज़ उठा के देखें, खुशदिल खान साहब के दलाइल को उन्होंने बिल्कुल रिपोर्ट नहीं किया। क्यों रिपोर्ट नहीं किया? क्योंकि वो कोई पॉइंट इस्टेब्लिश कर नहीं सके, और उन्होंने ये रिपोर्ट नहीं किया, उनको करना चाहिए था ये रिपोर्ट कि जी खुशदिल खान साहब ने बड़े जो है वो अजीब तरीके से दलाइल दिए, कोई उनकी तैयारी नहीं थी, कोई उनके पास पॉइंट नहीं था, कोई नुक्ता नहीं था, केस वो बिल्ड नहीं कर सके, और बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल थी। तो ये जनाब फिर इजाजुल हसन साहब ने कहा कि पॉइंट नोटेड, आगे चले। फिर जजेस ने यह तय कर लिया कि अब इनसे सवाल कोई नहीं करना, जो ये कहते हैं इनको सुनते जाएं, लिखते जाएं, और उसके बाद उन्होंने कहा जी थैंक यू। 39 मिनट के ये दलाइल थे, और मैंने आपको बता दिया है कि 2 लाख वकला के जो कायद हैं वो एक पॉइंट भी इस्टेब्लिश ना कर सके, और चंद रोज़ पहले बड़ी बड़ी धमकियाँ दे रहे थे वहाँ खड़े होके अपने कन्वेंशन में, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये वो नून लीग वाला हिसाब है, बाहर खड़े होके बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, जिस फोरम पे करना होता है उस फोरम पे बात नहीं की जाती, जहाँ से असल रिलीफ मिलना होता है, जहाँ पे असल फैसले होते हैं वहाँ पे आप खड़े होकर धमकियाँ दे रहे थे, हम सुप्रीम कोर्ट को ताले लगा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। यहाँ पे जब कानून के मुताबिक बात करने की बात आई तो आपकी कोई तैयारी नहीं थी, आप कोई पॉइंट इस्टेब्लिश नहीं कर सके। तो बात ये होती है कि जजेस पे इल्ज़ाम लगाने की बजाय, जजेस को धमकियाँ देने की बजाय, जब मौका था तो आपको दलाइल देने चाहिए थे कि ये हमारे पॉइंट्स हैं, पॉइंट आपको इस्टेब्लिश नहीं कर सके, और इल्ज़ाम जो है वो आप जजेस पे देते हैं कि जजेस ने जो है वो गलत फ़ैसला दिया। फिर मैं वही कहूँगा कि शायद वो जो बात है किसी ने मुझे कही कि मसला यह है कि वकील काबिल भी हो तो केस अगर कमज़ोर हो तो वकील कितना एक जो है वो केस बनाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो केस बनाए। हमने देखा है कई वकला को कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो ऐसा केस बनाते हैं कि एक बार तो जजेस सुनते हैं उसको कि यार हम क्या फ़ैसला करें, लेकिन यहाँ पे तो कोई ये काउंटर नहीं कर सके अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब के दलाइल को, और इसी वजह से फिर वो इनके जो हामी थे वो अशकबार भी नज़र आए, और उनको बेचारों का दिल भी टूटा। उनका सारा वो जो एक उन्होंने बनाया था एक दिन पहले माहौल कि बड़ा पता नहीं कल जो है वो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा, तो वो कुछ भी नहीं हुआ। तो वही है ना कि देखने हम भी गए पर तमाशा ना हुआ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।